हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा ये पार्ट 2 है आईपीओ सिलेक्शन मेथड के ऊपर। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी बातें अच्छी बताऊंगा जो शायद आपको नहीं मालूम होगी, और मुझे लगता है जो भी स्टॉक मार्केट में काम करता है उसको ये सारी बातें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो आईपीओ में पैसा लगा रहा है या मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है तब भी। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो डाला था आईपीओ सिलेक्शन मेथड के ऊपर। मैंने उसमें एक ट्रिक छोटी सी बताई थी। मेरे जिस भी व्यूअर ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखे, क्योंकि उसके आगे की जो बातें हैं वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इतने साल का जो है आईपीओ में जो पैसा लगा के मैंने कमाया है, और इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, और अगर आप उन बातों को मानेंगे, अगर उस बातों पे काम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा मार्केट में, एटलीस्ट नुकसान तो नहीं होगा। तो दोस्तों, जब भी आईपीओ आता है हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल आईपीओ, कोई आईपीओ लिस्ट हुआ 30% ऊपर, 40% ऊपर हुआ। कुछ टाइम बाद हम ऐसा भी देखते हैं कि वो आईपीओ जो 40% ऊपर लिस्ट हुआ, कुछ टाइम बाद 30% और बढ़ गया वो कुछ ही हफ्तों के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता होती है हमारे अंदर कि कोई हम अच्छे आईपीओ में पैसा लगा ले ताकि हमको भी वो रिटर्न मिल जाए। तो कोई भी जब एक इन्वेस्टर है, जो स्पेशली जो नया इन्वेस्टर है जिसको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जब देखता है कि आईपीओ इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ और इतना अच्छा लिस्टिंग गेन हुआ, उसके बाद ये आईपीओ बढ़ा, इतना अच्छा प्रॉफिट दिया उसने, तो वो मतलब एकदम से वो क्रेजी हो जाता है उस स्टॉक के लिए, उस स्टॉक को लेके। वो सोचता है कि ये बेहतरीन स्टॉक है, इसमें मुझे पैसा निवेश करना ही चाहिए। वो बाकी सारे स्टॉक्स को भूल जाता है, सिर्फ उसका उसी पे फोकस होता है। वो सोचता है कि इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, इतना ज़्यादा इन्वेस्टर ने इस पर बिडिंग की थी, तो इसका मतलब ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो के अंदर हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो आईपीओ सिलेक्शन मेथड के ऊपर बात करेंगे, दूसरा इसके बाद एक और बात करेंगे कि ये स्टॉक जो इतना ज़्यादा ओवरसब्सक्राइब हुआ वो अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं है। इस चीज़ के इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इस चीज़ को हम कैसे समझें, कैसे सिंप्लीफाई करें इस चीज़ को। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले इसके लिए आपको एक एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोलनी होगी, जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। एनएससी इंडिया की वेबसाइट जब हम आएंगे, जब हमारे सामने होम पेज खुलेगा, तब हमें उसके बाद ये प्रोडक्ट वाले कॉलम पे आना है और इनिशियल पब्लिक ऑफर पे आना है। ये वैसे मैंने ऑलरेडी खोल दिया, तो इस तरीके का पेज खुलेगा। करंट मार्केट रिपोर्ट में हम आएंगे उसके बाद, तो यहाँ पे करंट इशू है, बुक बिल्डिंग करंट इशू, इसको क्लिक करेंगे हम, तो इस तरीके का हमारा एक पेज खुलेगा। अब यहाँ पे जो इशू आज की डेट में चल रहे हैं और जो आने वाले हैं उसकी डिटेल भी यहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे कोची शिपयार्ड और सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के दो आईपीओ अभी बंद हुए हैं, तो सबसे पहले मैं कोची शिपयार्ड को इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे ये इशू वैसे बंद हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मेरा तीनों दिन का डाटा अवेलेबल है। आप जिस भी बैंक के थ्रू, एसबा के थ्रू एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उसमें आपको कोशिश करना है कि आखिरी के जब 10-15 मिनट रह गए हों, वैसे मैं कोटक महिंद्रा के थ्रू लगाता हूँ, तो मैं 10:30 बजे तक बिड कर देता हूँ अगर मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करना होता है। वैसे मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ये जो वीडियो मैंने डाला, ये मैंने सिर्फ आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए डाला। ये आईपीओ सिलेक्शन मेथड जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं जनरली इसको बहुत कम अप्लाई करता हूँ। मैं जनरली पहले फंडामेंटल्स ही कंपनी के देख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर लेता हूँ मुझे अप्लाई करना है नहीं करना। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो मैं पहले दिन ही उसमें अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं कंफ्यूज हूँ फंडामेंटल्स को पढ़ने के बाद, और मुझे डाउट है कि ये आईपीओ में मुझे लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा, तो मैं इस ट्रिक को अप्लाई करता हूँ। ये मेरी सेकेंड अप्रोच है। ठीक है, आधे 3 कॉलम होते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी कि क्यूआईबी, इसके अंदर 3 इन्वेस्टर आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसके बाद डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, उसके बाद म्यूचुअल फंड और अदर्स के। ये जो 3 कॉलम है, एक है क्यूआईबी का, दूसरा है आरआईआई का, तीसरा है रिटेल इन्वेस्टर जिसके अंदर एम्प्लॉय भी इंक्लूड होते हैं। तो मैंने कहा था ये 2 कॉलम को आप मत देखिए और इस तीसरे कॉलम को देखिए। तो मैंने इसमें आपको ये इसलिए कहा था कि ये दोनों कॉलम को मत देखिए क्योंकि इनकी बिड से हमें कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर भी स्टडी करते हैं और आरआईआई भी स्टडी करके ही पैसा लगाते हैं, लेकिन जो इनकी स्टडी होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो हैं, ये जो पहला वाला ऊपर वाला कॉलम है, ये बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, एफआईएस की। देखो दोस्तों, एफआईएस कौन है? एफआईएस बेसिकली बाहर का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाहर का जो एक होलसेल इन्वेस्टर है, बल्क इन्वेस्टर है, या फिर हम ये कहें बाहर के इंश्योरेंस कंपनी, बाहर के बैंक, बाहर की बड़ी बड़ी फर्म्स, बाहर के म्यूचुअल फंड। तो बड़े बड़े जो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सारे एफआईएस के अंदर आते हैं। वो चाइना से भी हो सकता है, अमेरिका से भी हो सकता है, लंदन से भी हो सकता है, वो
कोई और कंट्री से भी हो सकता है, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से, तो हम उसको फॉरेन एफआईएस के रूप में ही कंसीडर करेंगे। तो पहला कॉलम एफआईएस का है, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको जैसे मालूम होगा, बाहर के देश में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है, जैसे हमारे यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है हमारी कंट्री में। तो ऐसे बाहर के वर्ल्ड के आप लगा लीजिए कितने म्यूचुअल फंड होंगे, कितनी इंश्योरेंस कंपनियाँ होंगी। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए एसबीआई है, एचडीएफसी है इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां, उनके भी अभी आईपीओ आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। उससे भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा जब वो आईपीओ आएंगे। तो आप सोचिए, जैसे हमारे देश में इतनी सारी कंपनियां हैं, तो बाहर के देश में कितनी कंपनियां होंगी। तो इस एफआईएस के अंदर बैंक भी आ जाते हैं। तो हमारे देश में कितने सारे बैंक हैं आप खुद देख लीजिए, अराउंड 50 बैंक्स होंगे हमारे कंट्रीज में। तो वर्ल्ड में कितने बैंक होंगे, चाइना में, अमेरिका में, तो वो भी सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफआईएस का कॉलम। उसके बाद जो है डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी आती है हमारे भारत की। हमारे भारत के अंदर काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी कंपनी है, जैसे कि आप बात करें महिंद्रा फाइनेंस हो गया, एलएनटी फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम फाइनेंस हो गया। तो ये सारी कंपनियां भी इसके अंदर आती हैं। उसके बाद ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तीसरा डाटा है म्यूचुअल फंड का। तो आज की डेट में जितने स्टॉक लिस्टेड नहीं है हमारे शेयर बाजार में, उससे ज़्यादा तो वैरायटी है म्यूचुअल फंड की। तो कितने सारे म्यूचुअल फंड होगा, उनके बाद कितना फंडिंग होता है, तो वो भी बिड करते हैं। तो ये कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इसलिए कहा था कि इन 3 कॉलम को आप देखिए, नीचे वाले कॉलम को मत देखिए। तो अगर ये ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आईपीओ में लिस्टिंग गेन होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर ये म्यूचुअल फंड वाले और इंश्योरेंस कंपनी जो हमारे डोमेस्टिक हैं, ये ज़्यादा बिड कर रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका जो अमाउंट है, इनको जो जितने शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अगर ये ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आईपीओ में लिस्टिंग गेन तो होगा और कुछ टाइम के लिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसके अंदर देखिए, अब ये 63 गुना ओवर सब्सक्राइब किया है इन एफआईआई म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। तो इसके अंदर मैं देखता हूँ, अगर इन्होंने अपने सेगमेंट में जितने शेयर ऑफर हो रहे हैं, अगर उससे इन्होंने 30 गुना सब्सक्राइब किया है, तो मैं उस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, पहली बात। अब मैंने ऐसा भी देखा है, जो ये बीच के जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ये रिटेल इन्वेस्टर, कई बार क्या होता है कि इनका इंटरेस्ट देख के, एफआईआईस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट देख के म्यूचुअल फंड वालों का, ये भी अपना बिडिंग जो है ज़्यादा करते हैं। वो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवरस्क्राइब हो जाता है। जब ये ज़्यादा ओवरस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो ये भी बिड ज़्यादा करते हैं, तो आईपीओ ओवरस्क्राइब हो जाता है। तो अब देखो दोस्तों, आईपीओ हो गया ओवर सब्सक्राइब, ठीक है, लिस्टिंग इन हो गया अच्छा खासा। तो कई जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टॉक को जो है, कोई भी स्टॉक है उसको स्टडी करते रहते हैं रेगुलर, क्वार्टर रिजल्ट को स्टडी करते हैं और कंपनी के फ्यूचर प्लान देखते हैं और कंपनी का मैनेजमेंट को देखते हैं, मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हो, तो इसका मतलब आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक बिजनेस पार्टनर बन रहे हो। तो आपको ऐसा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिस गाड़ी का ड्राइवर अच्छा हो। यानी कि आप मैनेजमेंट को ये देखो कि एक वो गाड़ी का ड्राइवर है। अगर एक गाड़ी का ड्राइवर अच्छा होगा, तो कहीं रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया या फिर रास्ते में कोई खड्डा आया, तो अगर वो ड्राइवर स्मार्ट होगा, तो तरीके से वो चलाएगा, उस खड्डे से बचा लेगा जो पीछे जो उसका पैसेंजर बैठा है। पैसेंजर एक किस्म का ये देख लो कि इन्वेस्टर है, आप और मैं इन्वेस्टर हैं। तो हमें ये देखना है कि गाड़ी का ड्राइवर अच्छा हो। तो अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इन्वेस्टर को एक भ्रम हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, नॉन इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी इन्वेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा ओवरस्क्राइब किया था आईपीओ को, तो ये आईपीओ है बहुत अच्छा, इसका मतलब ये है मल्टी बैगर स्टॉक, ये है मेरा सोने की खान। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई इनमें से तो बरसाती मेंढक है। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, देखो अपने एक्सपीरियंस से। 2010 में भी जब मार्केट एकदम बुल रन फेज पे थी, तभी काफ़ी सारे आईपीओ आए थे। आज आपको एक बात और मैं वीडियो में बता देता हूँ, जब भी मार्केट ऊपर होती है, जब भी मार्केट अपने बुल रन फेज पे होती है या फिर पीक पे होती है, तो ज़्यादातर कंपनीज के आईपीओ आते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है वैल्यूएशन कंपनी को अच्छी खासी मिल जाती है। तो एक इन्वेस्टर को हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए, जब मार्केट अपने पीक पे होती है, तो काफ़ी सारे नए नए आईपीओ आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे ओवर सब्सक्राइब भी हो जाते हैं। तो कई जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, और कई जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन सब की बिड को देख के इन्वेस्ट करते हैं, वो भी मौका देख के चौका लगाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लिस्टिंग इन लेके या कुछ टाइम उसको होल्ड करके वो उस काउंटर से एग्जिट कर जाते हैं, उसके बाद उस काउंटर में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते।
कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, 2010 में इतने आईपीओ आए, 2008 में जब मार्केट पीक पे थी तब भी बहुत आईपीओ आए। आज की डेट में उनमें से कई आईपीओ ऐसे हैं जो 80% अपने इशू प्राइस से नीचे चल रहे हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि आईपीओ की परफॉर्मेंस कैसी देखी जाए। आप उस वीडियो को जानना चाहते हैं उस वीडियो के बारे में, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि ये आईपीओ हैं, ये 50 गुना सब्सक्राइब हुआ, कोई 30 गुना सब्सक्राइब हुआ, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी हुआ, कुछ टाइम ऊपर भी रहा, लेकिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ईपीएस नहीं बढ़ा उसका, तो स्टॉक आज की डेट में बहुत नीचे चल रहे हैं अपने अपने इशू प्राइस से। तो यहाँ पे एक भ्रम होता है इन्वेस्टर को कि आईपीओ ओवरसब्सक्राइब हो गया, म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा बिड किया, इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छा बिड किया, तो इसको तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। एक मैं स्टॉक बताता हूँ आपको, एक था पंजाब सिंध बैंक और एक था मॉयल मैग्नीशियम और इंडिया लिमिटेड। इसका 375 रुपये का इशू आया था 2010 में, और ये आईपीओ 50 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था। मैं आपको अपना बताता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर की लिमिट होती है 2 लाख की। मैंने पूरा का पूरा बिड किया था दोनों आईपीओ के अंदर, पंजाब सिंध बैंक में भी और मॉयल में भी। तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा इन्होंने लिस्टिंग गेन दिया था। मॉयल जो है 53 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था, 53 या 55 गुना, और ये खुला था 50% ऊपर। ये खुला था 560 रुपये पे खुला था और 590 रुपये तक हाई मारा था उसने। मैंने 575 रुपये पे बेचे थे स्टॉक को, उसके बाद मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था स्टॉक में। तो उसी तरीके से पंजाब सिंध बैंक भी था, वो भी 30% ऊपर खुला था, और आज की डेट में देखिए वो कहाँ चल रहा है। तो आज की डेट में जो स्टॉक प्राइस पंजाब सिंध बैंक आधे का आधा हो गया, और मॉयल भी अपने पीक से तो आधा ही चल रहा है इस वक्त। तब भी ऐसा ही हुआ था कि रिटेल इन्वेस्टर को तो छोड़ो, आप एफआईआई ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया था, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया था, और म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी ज़्यादा बिडिंग की थी। तो क्या हुआ, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, या उनको लग रहा था कि आगे इसमें ग्रोथ नहीं आ सकती, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करके कट लिए, वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लिए। तो लेकिन हुआ मेरे साथ क्या हुआ, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पंजाब सिंध बैंक में मैंने लगाया था, 2 लाख की लगाई थी, एक ही लॉट आया था। तो मैंने लिस्टिंग पे तो बेच दिया था, लेकिन वो थोड़ा नीचे आया, 100 कुछ रुपये का था, मेरे ख्याल से 125 रुपये का उसने ऑफर दिया था, 170 रुपये 125 रुपये के आसपास। तो जब वो 80 रुपये आया तो मैंने उसको ले लिया, तो 70 रुपये भी आया, फिर मैंने ले लिया, तो मैं उसको लेता गया। लेकिन मैं फंडामेंटल तब इतने स्टडी नहीं करता था। तब मुझे ये था कि अरे यार, म्यूचुअल फंड ने इतना ज़्यादा सब्सक्राइब किया है, चलो यार अब तो लेना चाहिए, क्योंकि 2010 का जो बुल रन खत्म हुआ था, 2010-2011 का, तो 2012 में काफ़ी अच्छा डिप आया था, तब उन दोनों बहुत टूटा था स्टॉक, तब मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैंने कहा इसको होल्ड करूंगा, तो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मैं होल्ड करूंगा, बहुत अच्छा स्टॉक है, उन्होंने इतनी स्टडी की थी उस टाइम, उन्होंने इतनी स्टडी की थी, उन्होंने इतना ज़्यादा बिड किया था, तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन एक जो भ्रम था मेरा वो टूट गया। तो वही मैं आपके साथ भी यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी इशू में पैसा लगाया, आपको अलॉटमेंट आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो आप ये मत सोचो कि ये इशू में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करूंगा तो मुझे अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो, सोच रहे हो, तो रेगुलर के रेगुलर क्वार्टर रिजल्ट देखते रहो, स्टडी करते रहो, वरना बहुत बुरे मारे जाओगे। एक इशू, एक स्टॉक का मैं नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर मैंने 30% का नुकसान खाया था अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैंने टोटल में 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और मुझे 30% का नुकसान हुआ था। जब मैं फंडामेंटल स्टडी करने लगा, चीज़ों को समझने लगा, तो समझ आया कि उसकी वर्थ नहीं है इतनी। कंपनी ने, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का यहाँ पे बिल्कुल भी, उस कंपनी ने जिस प्राइस पे ऑफर किया था वो आईपीओ इतना ज़्यादा ओवरसब्सक्राइब भी हुआ था और काफ़ी लोगों ने बिडिंग अच्छी की थी और लिस्टिंग गेन भी हुआ था। कुछ टाइम ऊपर रहा, उसके बाद बहुत बुरी पिटाई हुई। आज की डेट में अपने इश्यू प्राइस से वो 70% नीचे चल रहा है। हुआ ये था कि मैंने आईपीओ में अप्लाई किया, अलॉटमेंट आई नहीं, बाद में थोड़ा नीचे आया तो लिया, उसके बाद इतना नीचे आता गया, इतना नीचे आता गया, देख देख के हालत ख़राब हो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा बिड किया है, फॉरेन इन्वेस्टर ने अच्छा बिड किया है, तो स्टॉक तो अच्छा है, मुझे तो स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो मैं काफ़ी बुरा मारा गया। लेकिन जब मैं समझने लगा चीज़ों को, तब मैंने इस चीज़ को फॉलो करना बंद किया। हाँ, मैं इस डाटा को देखता हूँ, अगर मुझे फंडामेंटल समझ नहीं आ रहे इस कंपनी के, या मैं कंफ्यूज हूँ कि इस आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना। कई इशू में मैं बोलता हूँ, जब मैं आईपीओ को वीडियो बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं इसमें लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करूंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना। तो लास्ट मोमेंट में मैं यही देखता हूँ कि अगर ये ज़्यादा बिड कर रहे हैं तो मैं अप्लाई करता हूँ, और उसके बाद फंडामेंटल स्टडी करता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूड हो गया, इसमें वर्थ नहीं है, तो मैं बेच के निकल जाता हूँ, कट देता हूँ उसमें से। तो आपको भी इस चीज़ को समझना होगा, अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्टडी करने होते हैं। तो जो स्पेशली नए इन्वेस्टर हैं, पुराने इन्वेस्टर को तो काफ़ी हद तक ये बात मालूम होगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होगा, इतने साल से वो काम कर रहे हैं। चूँकि नए इन्वेस्टर को ये सब बातें नहीं मालूम होगी, तो मेरे वीडियो बनाने का और मेरे चैनल का यही मकसद है कि आपको ऐसी नॉलेज दी जाए जो कोई नहीं बता रहा आपको ये बात।
तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें और गांठ बांध लें कि किसी इशू में पैसा लगा रहे हैं तो जब मार्केट में बुल रन आता है, अच्छा फेज होता है, तो सबके सेंटीमेंट अच्छे होते हैं। तो आईपीओ का भी होता है, कई बरसाती मेंढक निकल के सामने आते हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग करके कट लेते हैं। तो अगर आपको भी स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो आपको भी टाइम पे जब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए, पता लगे कि ओवर वैल्यूड हो गया, तो अब निकल जाओ, कट लो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मैं नाम नहीं बोलूंगा उन कंपनीज की, आप समझ जाएंगे। अभी 2-3 इशू पीछे गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ओवरस्क्राइब हुए थे और उसमें लिस्टिंग गेन भी अच्छा हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। बढ़ने के बाद ऐसा उन्होंने हाई बना दिया, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए, उतनी मार्केट कैप हो गई जितनी उनकी वर्थ नहीं थी। तो हुआ ये कि काफ़ी ज़्यादा एकदम से करेक्ट हो गए, वो चाहे 30-30% अपने हाई से करेक्ट हो गए। देखो लिस्टिंग गेन तो हुआ, लिस्टिंग गेन तो जिसको अलॉटमेंट आई उसको हुआ, और जिसको अलॉटमेंट नहीं आई, जिसने जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन फंडामेंटल देख के स्टॉक को बाय किया, कुछ टाइम के अंदर उसको भी अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन जब वो स्टॉक ऊपर भाग रहा था तो कई इन्वेस्टर ने ऐसे लेवल पे बाय कर लिया जो रेट मुझे नहीं लगता काफ़ी टाइम तक उसको देखने को मिलेंगे। तो इन सब बातों को भी आपको समझना होगा। ये वीडियो देखो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर ने इस बात के ऊपर मुझे मेल भी किया था। तो उन्होंने पूछा था कि ये स्टॉक अभी लिस्ट हुआ है, हमने स्टॉक इस लेवल पे बाय किया, हम क्या करें। या फिर कई लोग कह रहे हैं ये इतना ज़्यादा उसका हुआ, इतना अच्छा इंटरेस्ट दिखाया इन्होंने, तो मैं इसको इसको बाय करना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से काम मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता कि कुछ ही महीनों के अंदर वो स्टॉक डबल से भी ज़्यादा जब भाग जाए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। इतनी ग्रोथ किसी बिजनेस में नहीं होती है। हाँ, कुछ एक दो स्टॉक होते हैं ऐसे, कुछ एक दो ऐसे यूनिक बिजनेस होते हैं। जैसे मैं बात करूँ जुबिलेंट फूड की, उन्होंने उनका जब आईपीओ आया था, उन्होंने जिस वैल्यूएशन पे दिया था वो वैल्यूएशन फेयर थी और वो एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक था, तो एफएमसीजी की जितनी पी थी उस हिसाब से फेयर वैल्यू थी, वो तभी ज़्यादा इतना ज़्यादा बढ़ गया। मैं वैसे यार जुबिलेंट फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। मैं ऐसा भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जुबिलेंट फूड स्टॉक आप बाय करें। मैं एक बात समझाने के लिए आपको ये सब बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जिन व्यूअर ने मेल किया था, मैं उन्हीं को जवाब देने के लिए वीडियो बनाया। देखो दोस्तों, हमें एक फैमिली की तरह है। मैं नहीं चाहता कि इस मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टर नुकसान खाए। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, एटलीस्ट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो तो बिल्कुल भी कभी भी नुकसान ना खाएं, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से जिन्होंने मुझे मेल किया था उनको भी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर और पुराने इन्वेस्टर को भी बात समझ आई होगी कि रियलिटी क्या है इस शेयर बाजार की। और ये जो आईपीओ आते हैं, जो मार्केट इतना पीक पे होता है, ये क्यों आते हैं, और ये आईपीओ सिलेक्शन मेथड का असली रहस्य क्या है। दोस्तों आप ओवर सब्सक्रिप्शन डाटा को तो देखिए, इसको देखने के साथ साथ आप किसी आईपीओ में निवेश करने का निर्णय लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कीजिए। आप देखिए कि कंपनी का बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है तो अच्छी बात है, आप उसमें निवेश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं या एफ हैं, उनकी रिसर्च गलत भी हो सकती है। उन्होंने पैसा लगा दिया उस आईपीओ में, हो सकता है इन फ्यूचर उस कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं करने वाला, हो सकता है उसमें शायद लिस्टिंग गेन हो, शायद ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। ये जो मैंने आईपीओ सिलेक्शन मेथड की आपको ट्रिक बताई, ये ट्रिक बहुत अच्छी है, मैंने पर्सनली अप्लाई किया, मुझे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखा है, उसके बाद मैं किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचा हूं कि मुझे क्या करना है। इन दोनों को रिलेट करके मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। इन दोनों को पे काम करने के बाद, इनको एनालाइज करने के बाद ही मैं किसी निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे क्या करना है। देखिए, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी हैं, उन्होंने पैसा लगा दिया मार्केट के अंदर, आईपीओ आया, लगा दिया, उनको अच्छा लगा था, उनको वैल्यू दिख रही थी, उन्होंने लगा दिया और स्कैम हो गया बहुत ज़्यादा। आपने देखा इन्होंने पैसा लगाया, चलो मैं भी लगा देता हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पैसा लगा दिया, हो सकता है कि उनकी रिसर्च गलत हो, तो स्टॉक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आ सकता है। हो सकता है शायद उनकी रिसर्च बिल्कुल ठीक हो, स्टॉक मार्केट में ऊपर भी जा सकता है। जनरली मैंने देखा जब वो पैसा लगाते हैं, स्टॉक के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करता है, ठीक है, लंबी अवधि के अंदर नहीं, कुछ टाइम के लिए। लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करता। तो इसलिए आपको रिसर्च करनी होगी, फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा डीपली, अगर किसी स्टॉक में आप निवेश करने का निर्णय ले रहे हैं तो। क्योंकि भाइयों, पैसा आपका है, नुकसान होगा तो आपको होगा। प्रॉफिट आता है तो सबको अच्छा लगता है प्रॉफिट, लेकिन नुकसान होता है तो दिल को बहुत बुरा लगता है, दिल को बहुत दुख लगता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आईपीओ सिलेक्शन मेथड मैंने दिखाया, इस वीडियो मैंने इसलिए बताया क्योंकि एजुकेशन देने की पर्पज से बनाया। पर्सनली मैं इसको बहुत डीपली, मतलब पर्सनली मैं इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, इसको फॉलो करता हूँ। मुझे कई बार रिजल्ट अच्छे भी मिले और कई बार मुझे नुकसान भी हुआ है।
तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपको नॉलेज शेयर करने के पर्पज़ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में उसके नाम आपके सामने लिए हैं, जो मैंने स्टॉक्स आपको दिखाए हैं, उनमें मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। अगर आप मेरा वीडियो देख के कोई भी बाय सेल होल्ड का डिसीजन लेते हैं तो मेरा चैनल उसके लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।